स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गीगर मूलर काउंटर को। तो स्टूडेंट्स, गीगर मूलर काउंटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के काम आती है। यानी कि इस डिवाइस के थ्रू हम ये पता चला सकते हैं कि किसी जगह पे हमारे पास रेडिएशंस मौजूद हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को, कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, जिनको मैं यहाँ पे RA से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, ये अपने आप को स्टेबल एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि हमारे पास कुछ रेडिएशंस मौजूद हैं कि नहीं किसी जगह पे, उसके लिए यूज़ किया जाता है गीगर मूलर काउंटर। यानी कि गीगर मूलर काउंटर को यूज़ किया जा सकता है कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशंस एमिट आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, तो सुनिए, ये जो गीगर मूलर काउंटर है इसको मैं GMC से डिनोट करूँगी। ठीक है, GMC। ठीक है, और जो गीगर मूलर काउंटर है इसे गैशियस आयनाइजेशन डिटेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे गैशियस आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो रेडिएशन एमिट आउट होती हैं उनकी वजह से। ठीक है, इसीलिए इसे गैशियस आयनाइजेशन डिटेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो काम है वो होता है कि ये रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था हैंस गीगर ने। ठीक है, हैंस गीगर और डब्ल्यू म्यूलर ने। ठीक है, डब्ल्यू मुलर ने इसको बनाया था 1928 में। ठीक है, 1928 में हैंस गीगर और डब्ल्यू म्यूलर ने गीगर मूलर काउंटर को बनाया था रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास गीगर मूलर काउंटर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ठीक है, इसका प्रिंसिपल भी हम लिख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल ये होता है कि ये एवलांच के ऊपर काम करता है। ठीक है, एवलांच। अब एवलांच से क्या मुराद है ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है, गीगर मूलर काउंटर की। तो इसका जो प्रिंसिपल मेन होता है वो ये होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे ES से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय कॉजिंग मोर आयनाइजेशन। ठीक है, बाय कॉजिंग मोर आयनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है इससे एवलांच का प्रोसेस भी वजूद में आता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे जब हम गीगर मूलर काउंटर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास गीगर मूलर काउंटर होता है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेटअप है एक गीगर मूलर काउंटर का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे एक हॉलो मेटल सिलेंडर है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है इसके यहाँ पे आप ब्लैक कलर की लाइंस देख सकते हैं। ठीक है, ये जो डार्क ब्लैक कलर्स की लाइंस दो हमारे पास मौजूद हैं इस सिलेंडर के अंदर, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि ये कैथोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये कैथोड है, कैथोड। ठीक है, और ये एक्चुअली मेटल से बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है कि ये एल्यूमिनियम ट्यूब है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास ट्यूब की सरफेस होती है, ठीक है, सरफेस या हम बाउंड्री से कह सकते हैं, ये हमारे पास कैथोड होता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है ये। ठीक है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसी ट्यूब के दरमियान में एक वायर मौजूद है। ठीक है, जो कि होती है एनोड। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेंट्रल वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एनोड होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू करंट एक सिस्टम में से एंटर या फिर लीव करता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्यूब है इसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम, नियॉन और आर्गोन गैस एट लो प्रेशर। और ये हमारे पास तो एक गैस है। ठीक है, यानी कि या तो हीलियम होगी या नियॉन होगी या फिर आर्गोन गैस होगी। इसके साथ एक और गैस भी मिलाई जाएगी। ठीक है, जो नॉर्मली होती है ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो नॉर्मली ब्रोमीन यूज की जाती है। अभी जो हमारे पास हीलियम, नियॉन या आर्गॉन गैस में से जो भी गैस यूज की जाएगी, ये तीनों गैसेस कौन सी हैं? ये इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, इनर्ट गैस का मतलब ये होता है कि ऐसी गैस जो कि ज्यादा रिएक्टिव ना हो। ठीक है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब हम दूसरी गैस ब्रोमीन यहाँ पे डालेंगे, ठीक है,
यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब ब्रोमीन गैस हम इसमें डालेंगे तो हमने इनर्ट गैस इसीलिए डाली है कि वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। और जो ब्रोमीन गैस है वो हमने इसलिए डाली है कि वो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए यूज़ की जाएगी, ठीक है, जो कि हम इसकी वर्किंग में डिस्कस करेंगे जब हम गीगर-मूलर काउंटर की वर्किंग हम देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो उसी के दौरान हम देखेंगे कि ये जो ब्रोमीन गैस है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से हम एक इनर्ट गैस यूज़ करते हैं एक मिक्सचर में, जो कि होती है हीलियम या नियॉन या फिर आर्गॉन गैस। और सुनिए, जो हमारे पास गैस का मिक्सचर होता है ये बहुत लो प्रेशर पे होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सही। और सुनिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्यूब है, ठीक है, ये जो सिलेंडर सा है इसकी एक जो साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि थिन मीका विंडो। तो सुनिए, यहाँ पे हमारे पास जो विंडो है वो थिन मीका से बनी होती है। मीका हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जिसकी अगर यहाँ पे विंडो लगाई जाए तो यहाँ पे वो रेडिएशंस को एंटर तो होने देगा, ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को एंटर होने देगा, गामा रेज को एंटर होने देगा, लेकिन उनको वापस निकलने नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको वन वे विंडो भी कह सकते हैं, यानी कि वन वे एंट्रेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स भी मौजूद है जिसके अंदर से रेडिएशंस एमिट आउट होंगी, तो यही गीगर-मूलर काउंटर जो है उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के काम आएगा। और स्टूडेंट्स, इस ट्यूब की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल जो है वो अप्लाई किया गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पोटेंशियल, ठीक है, एनोड और कैथोड के दरमियान, जो कि यहाँ पे है 450 वोल्ट्स, ठीक है। और इसी तरह से सर्किट में हमारे पास एक स्केल मीटर या रेट मीटर भी मौजूद है, जिसका काम ये होता है कि ये जो हमारे पास गीगर-मूलर काउंटर में पल्सेस आ रही होती हैं उनको ये काउंट करता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब हम वर्किंग को डिस्कस करेंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो पल्सेस हैं इनसे क्या मुराद है, जिनको ये स्केल मीटर या रेट मीटर 50 वोल्ट्स, ठीक है, ये ऐसा पोटेंशियल है जो कि इस रेंज में है कि जो हमारे पास गैसेस हैं इस ट्यूब के अंदर वो डिस्चार्ज ना होना शुरू हो जाएं, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस पोटेंशियल पे हमारे पास ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कम पोटेंशियल यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। रेडियोएक्टिव सोर्स को यहाँ पे रखा है तो उसमें से एमिट आउट हो रही हैं रेडिएशंस, ठीक है। ये रेडिएशंस जब इस ट्यूब में एंटर होंगी तो वो आयनाइजेशन का प्रोसेस करेंगी। तो स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन का प्रोसेस ये प्रोसेस होता है कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया जाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है आयनाइजेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब रेडिएशंस एंटर होंगी इस ट्यूब के अंदर तो वो रेडिएशंस इन गैस के मिक्सचर के एटम्स के साथ टकराएंगी, ठीक है, स्ट्राइक करेंगी और टकरा के वो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगी, निकालेंगी। तो उस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। अब उस आयनाइजेशन के अमल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम वैसे भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास एनोड और कैथोड है, ठीक है, इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं डार्क कलर से लिख देती हूँ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं जिनको यहाँ पे रेड कलर से शो किया गया है ये अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, ठीक है। अब सुनिए, जब ये एनोड की तरफ आ रहे होंगे तो ये दूसरे एटम से भी टकराएंगे और जब यही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से टकराएंगे तो ये आयनाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। इस तरह से आयनाइजेशन का प्रोसेस होते होते हमारे पास एक बहुत लार्ज नंबर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे जब एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ जब वो पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो स्केल मीटर है ये एक पल्स कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, पल्स को जो है वो काउंट कर लेगा। तो सुनिए, जैसे कि हमने जब सेटअप को डिस्कस किया था गीगर-मूलर काउंटर के, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्केल मीटर या रेट मीटर होता है ये एक पल्स को कैलकुलेट करता है, ठीक है, यानी कि कितनी पल्सेस हमारे पास आ रही हैं वो कैलकुलेट करता है। तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी वर्किंग के दौरान बताऊंगी कि पल्स से क्या मुराद है। तो पल्स का जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि पल्स से मुराद ये है कि जब हमारे पास एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है एनोड की तरफ, ठीक है, तो जब वो इससे स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एनोड के साथ तो उस चीज़ को पल्स कहा जाता है, ठीक है। और उस पल्स को स्केल मीटर या रेट मीटर जो है वो काउंट कर लेता है, ठीक है। तो सुनिए, यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि हमारे पास जब कैस्केड आता है, ठीक है, कैस्केड से मुराद ये है वाटरफॉल, ठीक है, या फिर आबशार उसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एक तरह से
आबशार की तरह एनोड की तरफ आते हैं, ठीक है, और वहाँ पे फिर हमारे पास एक सिंगल पल्स जो है, सिंगल पल्स काउंट होती है उस वक्त, ठीक है, सिंगल पल्स काउंटेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं नोड की तरफ तो वहाँ पे हमारे पास एक ही पल्स काउंट होगी उस वक्त। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि चाहे एनर्जी कोई भी हो, ठीक है, पार्टिकल्स की, ठीक है, या फिर उनका जो पाथ है वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे हमारे पास अल्फा रेज हो, गामा रेज हो या बीटा रेज हो, ठीक है, तो हमारे पास जो पल्स है वो सिंगल ही काउंट होगी। इसलिए जो हमारे पास गीगर मूलर काउंटर होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे GMC से डिनोट कर रही हूँ, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जीज में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एनर्जीज ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास पार्टिकल्स जो एंटर हो रहे हैं इस ट्यूब में, चाहे वो अल्फा पार्टिकल्स हों, बीटा पार्टिकल्स हों या फिर गैमा रेज हों, तो उनकी जो एनर्जीज हैं उनके दरम्यान में फ़र्क नहीं कर सकता गीगर मूलर काउंटर, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो आएंगे नोड की तरफ तो हमारे पास उस वक्त शुरू में एक ही पल्स काउंट होगी गीगर मूलर काउंटर में। तो सुनिए, ये जो एक पल्स होती है, एक पल्स काउंट होने के लिए जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम होता है वो तकरीबन होता है 1 माइक्रोसेकंड। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आते हैं तो जिन एटम्स में से वो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ठीक है, उन एटम्स को अब आइंस कहा जाएगा क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, ठीक है। अब वो जो आइंस हैं वो हमारे पास पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है, और वो मैसिव आइंस हैं। इसी डायग्राम के थ्रू उसी प्रोसेस को समझते हैं कि वो जो हमारे पास अब आइंस हैं वो अब अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास मैसिव आइंस हैं वो अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स इसके दौरान होता ये है कि जो हमारे पास पॉजिटिव आइंस हैं वो तो मैसिव हैं, ठीक है, हैवी हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है, वो तो मैसिव हैं। जब वो मैसिव हैं यानी कि उनका मैस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं कैथोड तक पहुँचने में, ठीक है, और उसको कहा जाता है डेड टाइम, ठीक है, उसको कहा जाता है डेड टाइम, और वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 10⁻⁻⁴ सेकेंड, ठीक है। अब इस टाइम को डेड टाइम क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे पास जो पॉजिटिव आइंस हैं वो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं कैथोड तक पहुंचने में, तो उस दौरान जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड की तरफ पहुंच जाएं तो जो स्केल मीटर है वो पल्स को कैलकुलेट नहीं करेगा जब तक कि हमारे पास जो पॉजिटिव आइंस हैं वो कैथोड तक ना पहुंच जाएं। तो इतना जो टाइम है वो कहलाता है डेड टाइम, यानी कि इस टाइम के दौरान कोई पल्स काउंट नहीं होती। तो सुनिए, जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं जो कि कैथोड की तरफ जाते हैं, जब ये स्ट्राइक करते हैं कैथोड के साथ, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, ये जब स्ट्राइक करते हैं कैथोड को, ठीक है, कैथोड को स्ट्राइक करने पे वहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट आउट होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है, आर एमिटेड, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं कैथोड से जब स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे भी जाके ये इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं अगर वो एनोड की तरफ आए तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो काउंट्स हैं वो तो रॉन्ग कैलकुलेट होंगे, ठीक है, इनकी वजह से हमारे पास फर्दर काउंटिंग होती है, ठीक है, फर्दर काउंट्स जो कि गलत होते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये जो हमारे पास काउंट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है जो कि रेडिएशंस ने पैदा किए हैं, ठीक है, ये तो वो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो कि पॉजिटिव आयंस की वजह से अब हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, जबकि हमें तो वही पल्सेस चाहिए जो कि रेडिएशंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं उनकी वजह से हमारे पास पल्सेस आ रही हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका काम लिया जाता है? यहाँ पे अब यूज़ आता है हमारे पास क्वेंचिंग गैस का, ठीक है। तो सुनिए, वही क्वेंचिंग गैस है जो कि ब्रोमीन हमने डिस्कस की थी सेटअप के दौरान, ठीक है, गीगर मूलर काउंटर का जब हमने सेटअप डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो ब्रोमीन गैस है वो मैंने आपको बताया था कि क्वेंचिंग गैस होती है, और मैंने कहा था कि आपको वर्किंग के दौरान इसका डिटेल में बताऊंगी कि क्वेंचिंग गैस का क्या काम होता है, ठीक है। तो सुनिए, जैसे कि क्वेंच का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना या फिर किसी चीज़ की कमी का मतलब भी यही हुआ
कि ये किसी चीज़ को एक एंड तक ला रही है, ठीक है। इस गैस का ये काम है। तो सुनिए, जो हमारे पास गैसेस थी, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस था जिसमें हमने नियॉन, हीलियम या और, तो जो नियॉन गैस है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल गैस। जो क्वेंचिंग गैस होती है ये ऐसी गैस होती है जिसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, वो लोअर होता है प्रिंसिपल गैस के मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, पोटेंशियल को मैं यहाँ पे POT से लिख रही हूँ, ठीक है, ये लोअर होता है एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल गैस के, ठीक है। प्रिंसिपल गैस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इनर्ट गैस है, यानी कि नियॉन, हीलियम या आर्गन गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल गैस, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेंचिंग गैस है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है प्रिंसिपल गैस के मुकाबले में। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होने से मुराद ये है कि जब हमारे पास रेडिएशंस एंटर होंगे गीगर मूलर काउंटर की ट्यूब के अंदर, तो ये जो हमारे पास क्वेंचिंग गैस के एटम्स हैं ये ज़्यादा जल्दी आयनाइज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल गैस के एटम से। तो सुनिए, जब हमारे पास क्वेंचिंग गैस के एटम्स जल्दी आयनाइज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल गैस के, तो होगा ये कि जो हमारे पास पॉजिटिव आइंस आएंगे क्वेंचिंग गैस के, ठीक है, वो जल्दी पहुंच जाएंगे कैथोड पे एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव आइंस हैं, पॉजिटिव आइंस ऑफ क्वेंचिंग गैस, ठीक है, क्वेंचिंग को यहाँ पे मैं QUEN से डिनोट करूँ, ठीक है। जो क्वेंचिंग गैस के हमारे पास पॉजिटिव हैं वो रीच कर जाएंगे, रीच कैथोड, ठीक है, अर्लियर देन अर्लियर देन प्रिंसिपल गैस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि प्रिंसिपल को PRIN से यहाँ पे लिख रही हूँ कि प्रिंसिपल गैस के मुकाबले में जल्दी पहुँच जाते हैं। स्टूडेंट्स, जब यही पॉजिटिव आइंस जो है क्वेंचिंग गैस के ये जल्दी पहुंच जाते हैं कैथोड पे, तो कैथोड पे पहुंच के ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं और यूँ ये कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रल एटम्स में, ठीक है, न्यूट्रल एटम्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ठीक है, प्रिंसिपल गैस के स्ट्राइक करने की वजह से, उनकी वजह से अब रॉन्ग काउंटिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारे पास क्वेंचिंग गैस होती है, ठीक है, क्वेंचिंग गैस होती है, क्वेंचिंग गैस, इसको सेल्फ क्वेंचिंग भी कहा जाता है, ठीक है, सेल्फ क्वेंचिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है, क्वेंचिंग गैस। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास ब्रोमीन के आयंस थे ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके एटम्स बन जाते हैं। तो सुनिए, ये जो हमने यहाँ पे काम लिया एक गैस के थ्रू क्वेंचिंग का, इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी डील किया जाता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग में हमें एक क्वेंचिंग गैस नहीं डालनी पड़ेगी गीगर मूलर काउंटर में, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग में यह होता है कि जो हमारे पास एनोड होता है उसे नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है कुछ देर के लिए, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज टू एनोड, थोड़ी देर के लिए एनोड को नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास एनोड और कैथोड के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो कम होती है। जब वो कम हो जाती है तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू होती है जो कि आयनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, यानी कि जब हमारे पास कोलिजन्स हों तो आयनाइजेशन हो, उसके वैल्यू के मुकाबले में जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है तो हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस होते हैं जब तक वो कैथोड पे जमा होंगे उतनी देर में जो सेकेंडरी पल्सेस हैं वो काउंट नहीं होंगी, ठीक है। इस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पल्सेस को काउंट नहीं होने देती। तो सुनिए, जो हमारे पास गीगर मूलर काउंटर है जिसको मैं यहाँ पे GMC से शो कर रही हूँ, ठीक है, गीगर मूलर काउंटर, ठीक है, इसको यूज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ पार्टिकल्स की रेंज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, या फिर उनकी जो, ठीक है, किसी मटेरियल में से, मैटर में से वो जब गुजर रही होंगी रेडिएशंस तो उनकी पेनिट्रेशन पावर कितनी है, उनकी रेंज कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए मुख्तलिफ मेटेलिक प्लेट्स जो हैं, ठीक है, मेटल प्लेट्स जो हैं वो इंसर्ट की जाती हैं गीगर मूलर काउंटर में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेटल प्लेट्स, ठीक है, मेटल प्लेट्स यहाँ पे डाली जाती हैं मुख्तलिफ विड्थ्स की, ठीक है, वेरिंग थिकनेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मुख्तलिफ मोटाई की। जो काउंटर होता है इसका कुछ ड्रॉबैक भी होता है, इसका ड्रॉबैक ये होता है ताकि उसके थ्रू हमें मुख्तलिफ रेडिएशंस की जो पेनिट्रेशन पावर है या उनकी रेंज है वो पता चला सकते हैं हम गीगर मूलर काउंटर के थ्रू।
तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास गीगर मूलर काउंटर होता है इसका कुछ ड्रॉबैक भी होता है। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो हमारे पास गीगर मूलर काउंटर होता है ये फास्ट काउंटिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, फास्ट काउंटिंग से मुराद ये है कि जो हमारे पास रेडिएशंस एंटर हो रही हैं, ठीक है, वो अगर तेज़ी से आ रही हैं, ठीक है, यानी कि एक टाइम में ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं गीगर मूलर काउंटर की ट्यूब में, तो उनकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो कैसे नहीं हो पाएगी कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डेड टाइम हमारे पास ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर पल्स कैलकुलेट नहीं हो पाती। ठीक है, जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली होता है 10⁻⁻⁴ सेकेंड होता है। ये एक लिमिटेशन लगा देता है गीगर मूलर काउंटर पे, और वो लिमिटेशन ये लगाता है कि जो हमारे पास काउंटिंग रेट है वो कितना होता है, वो होता है फ्यू हंड्रेड काउंट्स पर सेकंड। ठीक है, या हम कह सकते हैं फ्यू हंड्रेड पल्सेस पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में सिर्फ चंद 100 काउंट्स ही कैलकुलेट कर सकता है गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, तो सुनिए ये जो हमारे पास गीगर मूलर काउंटर का ड्रॉबैक है कि वो फास्ट काउंटिंग नहीं कर पाता एक डेड टाइम की वजह से। ठीक है, जिस टाइम के दौरान जो पल्सेस हैं वो काउंट नहीं हो पाती, तो उसकी इसी वजह से एक और डिवाइस चूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है सॉल इजीली काउंट कर लेता है उन पल्सेस को। तो